हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं पीएससी बाय डीसी सर हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस यूट्यूब चैनल पर हम एमपीपीएससी 2024 के लिए जो नया सिलेबस निर्धारित किया गया है उसको निशुल्क रूप से पढ़ रहे हैं। 10वीं यूनिट हम पूरी तरह समाप्त कर चुके हैं। उसके एमसीक्यूज हम जल्दी से लगाने वाले हैं, विद इन 2-3 दिन हम उसको शुरू कर देंगे। छठी यूनिट अभी वर्तमान में हमारी चल रही है। 2 दिन से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। कुछ प्रशासनिक काम होते हैं, आप सब जानते हैं कि मैं एमपीपीएससी से एक जिम्मेदार पद पर भी काम करता हूँ, तो उन प्रशासनिक दायित्वों को निभाने के कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, लेकिन आज ये वीडियो ज़रूर अपलोड किया जा रहा है। उम्मीद है आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, आप कुशल मंगल होंगे। आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा छठी यूनिट में जो सबसे सरल पॉइंट है, सतत विकास में मध्य प्रदेश की प्रगति, उस पर आधारित है। शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमः बोलते हुए और मेरे शिक्षक श्री सुरेश पटेल सर को याद करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। मेरा आपसे हमेशा से ये कहना रहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी, जितनी जल्दी हो सके सिलेबस को याद कर ले, क्योंकि सिलेबस को याद करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब अगर बच्चों को सिलेबस याद होगा तो आप समझ पाएंगे कि हमारे सिलेबस में सतत विकास कहाँ दिया हुआ है, सतत विकास लक्ष्यों में मध्य प्रदेश की प्रगति यहाँ दिया हुआ है। और जिन बच्चों को याद है वो ये भी समझ पाएंगे कि यूनिट 7 में भी सेम टॉपिक दिया हुआ है, वहां पर भी दिया है कि एसडीजी की अवधारणा। तो मतलब आप अब डिफरेंस समझ पाएंगे कि जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो हमें सतत विकास लक्ष्यों में केवल मध्य प्रदेश की प्रगति पढ़नी है, जबकि हम 7th यूनिट पढ़ेंगे तो हमें यह पढ़ना पड़ेगा कि ये कहां से उत्पत्ति हुई, इनकी कॉन्सेप्ट क्या है, इस रूप में आप इसे पढ़ेंगे। आज हम इसको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट के रूप में और मूलतः मध्य प्रदेश में इसकी प्रगति कैसे हुई उस रूप में पढ़ेंगे, क्योंकि मैं सीधे अगर प्रगति बताऊंगा तो शायद आप इसे झेल ना पाए, इसलिए थोड़ा सा उसकी इंफॉर्मेशन देना जरूरी है। आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा मूल टॉपिक है सतत विकास लक्ष्यों में मध्य प्रदेश की प्रगति। सबसे पहले हम समझते हैं कि सतत विकास होता क्या है। देखिए, आप सब लोग जानते हैं सतत विकास का शाब्दिक अर्थ या शब्द के आधार पर अर्थ होता है ऐसा विकास जिसमें हम वर्तमान की सारी जरूरतों को पूरे करते हुए भविष्य की जो पीढ़ियां हैं उनके लिए भी जरूरतें पूरी हो पाए, ऐसा विकास या ऐसी तकनीकों के माध्यम से विकास की कोशिश करते हैं। कुल मिलाके सतत विकास इस पद्धति को बढ़ावा देता है कि आप पर्यावरण का उतना ही दोहन करें जितना आगे भविष्य की पीढ़ियों के लिए संरक्षित बच सके। इसी शब्द की शुरुआत आप सब जानते हैं 1970 में एक लेडी हैं बारबरा वार्ड लेडी जैक्सन, इनके द्वारा इस शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था और सामूहिक रूप से इसका प्रयोग 1972 में जो कन्वेंशन हुआ था पर्यावरण के लिए वहां उपयोग किया गया। लेकिन हमें मूल रूप से यहां से एक फैक्ट याद रखना है कि सतत विकास शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया या इसका जनक कौन है। ये कौन थी बारबरा लेडी जैक्सन? ये थी उस समय अंतरराष्ट्रीय संस्था है पर्यावरण और विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय संस्था के संस्थापक, जिन्होंने इस शब्द का उपयोग किया। सतत विकास के जनक कौन माने जाते हैं? तो बर्टलैंड माने जाते हैं, क्योंकि इसकी अवधारणा का विकास जो है वो, देखिए यहाँ दो अलग अलग बातें हैं। सतत विकास शब्द का पहली बार प्रयोग बारबरा ने किया था और सतत विकास की अवधारणा, अगर उस शब्द में लगा है कि सतत विकास की अवधारणा किसने दी तो वो बर्टलैंड द्वारा दी गई है। भारत में सतत विकास के जनक कौन माने जाते हैं? एमएस स्वामीनाथन माने जाते हैं। अब एमएस स्वामीनाथन के बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं, आप जानते हैं एमएस स्वामीनाथन कौन है। 3 नाम हमें यहां से याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि भैया इस टॉपिक को इकोनॉमिक्स में क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्यों? तो पर्यावरण का टॉपिक है, समझते हैं। सीधा परीक्षा में प्रश्न आएगा सतत विकास के कितने स्तंभ हैं? आंसर होगा 3 स्तंभ है। 3 स्तंभ कौन कौन से हैं? पहला है अर्थव्यवस्था, दूसरा है समाज और तीसरा है पर्यावरण। अब आपको समझ आ रहा होगा कि क्योंकि अर्थव्यवस्था इसका पहला और सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है, इसलिए इस टॉपिक को अर्थव्यवस्था में पढ़ाया जा रहा है। नहीं तो अर्थव्यवस्था का ये टॉपिक रहता ही नहीं, हम केवल इसे पर्यावरण में पढ़ते।
देखिए पर्यावरण 7वीं यूनिट में है, वहां पे भी इसको इंक्लूड कर लिया गया, 6ठी यूनिट में इकोनॉमिक्स है, वहां पे भी इसको इंक्लूड कर लिया गया। तो इससे आपको समझ आ रहा होगा कि इसके 2 स्तंभ तो एग्जाम में ही दे दिए हैं। आपको ये याद रखना है कि सतत विकास के 3 स्तंभ होते हैं। पहला स्तंभ है अर्थव्यवस्था, दूसरा स्तंभ है समाज और तीसरा स्तंभ है पर्यावरण। ये क्लियर रहे सब बच्चों को कि हम इसे इकोनॉमिक्स में पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि सतत विकास का कॉन्सेप्ट तो पर्यावरण का कॉन्सेप्ट है, फिर भी हमें यहां पढ़ना है क्योंकि इसका पहला स्तंभ ही अर्थव्यवस्था है। सतत विकास की अवधारणा किसने दी? सतत विकास की अवधारणा 1987 में। साल कैसे याद रखोगे आप? उल्टी गिनती लिख दो। देखो 7 लिखा पहले, फिर 8 लिखा, फिर 9 लिखा और 10 लिख दिया, तो 0 आगे लगा रहे तो उसका कोई महत्व नहीं, तो इसे पढ़ेंगे हम 1987। तो 1987 में बर्टलैंड आयोग, जिसके अध्यक्ष थे बर्टलैंड, और ये इन्होंने एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसका नाम था हमारा साझा भविष्य। क्या नाम था रिपोर्ट का? ये भी नाम याद रखना, हमारा साझा भविष्य। इस रिपोर्ट में पहली बार इन्होंने सतत विकास का कॉन्सेप्ट, सतत विकास की अवधारणा को प्रेषित किया। उस समय ये पर्यावरण और विकास पर विश्व आयोग के अध्यक्ष हुआ करते थे, या इस आयोग ने इस रिपोर्ट को दिया था, उसके अध्यक्ष बर्टलैंड ही थे, याद रखना। आगे बढ़ते हैं हम। सतत विकास की परिभाषा क्या होगी? देखिए सतत विकास की बहुत अच्छी सी परिभाषा है, या बर्टलैंड द्वारा दी गई परिभाषा को ही हम याद कर लें। आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु विकास ही सतत विकास है। कितनी सरल परिभाषा है। वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं से समझौता किए बिना भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु जो विकास किया जाए वही सतत विकास है। बड़ी सिंपल सी परिभाषा, याद हो जानी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र की सतत विकास लक्ष्य SDG, ये क्या है थोड़ा समझ लेते हैं। तारीख या शब्द हमें मूल रूप से याद रखने, अवधारणा तो 7वीं यूनिट का कॉन्सेप्ट है और वहां पे भी बहुत फैला करके नहीं पढ़ना है इसको। संयुक्त राष्ट्र ने 2015 से 2030 तक, कब से? 2015 से 2030 के बीच वैश्विक विकास का मार्गदर्शन करने के लिए 17 अलग अलग लक्ष्यों, 17 अलग अलग लेकिन परस्पर संबंधित लक्ष्यों का एक समूह बनाया। उन समूहों में 169 उद्देश्य और 232 संकेतक भी डाले गए। तो 3 चीजें याद रखना है, 17 लक्ष्य, 169 उद्देश्य और 232 संकेतक। इन तीनों को मिलाकर के एक अवधारणा विश्व के सामने रखी जिसे हम सतत विकास अवधारणा या सतत विकास लक्ष्य कहते हैं। तो टोटल सतत विकास लक्ष्य कितने हैं? 17। उद्देश्य कितने हैं? 169। और उस उप संकेतक कितने हैं? 232। ये तीनों याद रखना, केवल 17 लक्ष्य रखने से याद रखने से काम नहीं चलेगा। तो ये बात याद रखिएगा कि यूनाइटेड नेशन द्वारा विश्व के सामने एक कॉन्सेप्ट रखा गया, या आगे कैसे चलना है, विश्व के देशों को अपनी विकास की गति या नीति कैसी रखनी है, ये इस लक्ष्य से बताया जाता है। अब वो 17 लक्ष्य कौन कौन से हैं इस फोटो में आपको याद दिख रहा होगा। हम इन 17 लक्ष्यों को अच्छे से याद कर लेते हैं। चलो तो पहले याद कर लेते हैं, फिर इस पर वापिस आएंगे। पहले हमें यह हर एक लक्ष्य याद होना चाहिए। देखिए मैं अपने हर वीडियो में आपसे विशेष निवेदन करता हूं कि अगर आप असली में MPPSC पास होना चाहते हैं तो आपको याद करने पर फोकस करना है। आपकी जो पढ़ाई है वो पढ़ाई पढ़ने तक या लिखने तक या नोट्स बनाने तक सीमित ना रहे, वो याद करने तक होनी चाहिए, क्योंकि मूल रूप से परीक्षा में याद किया हुआ ही काम में आता है। पहला लक्ष्य कैसे याद होगा? तो आप एक लाइन सुन लीजिए, एक भूखा, एक गरीब, 2 भूखे, 3 अच्छे, ऐसे याद कर लो। एक गरीब, 2 भूखे, 3 अच्छे, ऐसे बोल करके याद कर सकते हो। अगर याद ना रहे तो याद रख लेना, इस दुनिया का एक एक व्यक्ति गरीब है, हर व्यक्ति कमाने में लगा है। धीरू भाई अंबानी के बेटे अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी के पास खूब पैसा है, फिर भी कमाने में लगे हैं, अर्थात गरीब हैं, क्योंकि भगवान के सामने तो सब गरीब हैं, वो सब झोली फैलाकर खड़े रहते हैं। तो 1 नंबर पे कौन आएगा? गरीब आएगा। अब 2 शब्द का क्या शब्द है? भूखा। आपको इनमें से, इन लक्ष्यों में से एक एक कीवर्ड्स निकाल लेना है। जैसे मैंने यहां से एक कीवर्ड निकाल लिया गरीब, तो आपको यहां केवल गरीब शब्द याद रखना है। यहां से मैंने कीवर्ड निकाल लिया भूखा, तीसरे में निकाल लिया अच्छा, चौथे में निकाला शिक्षा, 5वें में निकाला समानता, 6ठे में निकाला स्वच्छता या स्वच्छता याद रख लो, 7वें में सस्ता, 8वें में कार्य निकाल लिया। ऐसे एक एक कीवर्ड्स निकाल लिया। अब इन कीवर्ड्स को इन नंबर्स के साथ जोड़ लेना है, यही कनेक्टिंग कहलाएगा।
कैसे कनेक्ट करते हैं? एक पे गरीब याद हो गया होगा, एक गरीब, एक एक व्यक्ति गरीब, दो शब्द का बना हुआ है भूखा। देखो भूखा जो आदमी रहता है वो हमेशा कहता है मुझे दो, मुझे कुछ ना कुछ दो, मुझे भूख लगी है, दो मुझे दो, कुछ ना कुछ दो। तो दो पे क्या आ जाएगा? भूखा। तीन, देखो तीन शब्द से बना अच्छा। अच्छा, ये तीन शब्द हैं, 1 2 3। और अगर ऐसे ना याद हो तो इस तीन में ये जो आ लिखा हुआ है ये आगे का तीन जैसा दिखाई दे रहा है, तो तीन पे क्या है? अच्छा स्वास्थ्य, याद रह जाएगा। ये तीन याद हो गए। चौथे पे आते हैं। देखो आपने कहावत सुनी होगी कि 4 किताबें पढ़ ली और अपने आप को शिक्षित समझता है, तो 4 किताबें पढ़ लो तो शिक्षित हो जाता है। तो 4 किताबें मतलब 4 पे क्या है? शिक्षा है। किताब कहाँ आती है? शिक्षा पे आती है, शिक्षा से संबंधित है। तो 4 में क्या याद हो जाएगा आपको? 4 किताबें पढ़ लो, 4 किताबें पढ़ ली तो वो शिक्षित हो गया, ऐसे आपको याद हो जाना है। 5 पे अब देखो, आपने हमारे जीवन में सुना होगा पांचों उंगलियां समान नहीं होती। तो अगर पांचों उंगलियां समान नहीं होती तो 5 पे समानता याद रख लेना है। तो 5 पे क्या याद रखना है? समानता, क्योंकि हमने कीवर्ड निकाला समानता। कौन सी समानता? जेंडर समानता, याद हो जाएगा। 5 बड़े आसानी से याद हो गए होंगे। अब छठे पे आते हैं। देखो छठा हिंदी में कैसे लिखते हैं? ये 6 लिखते हैं ना हिंदी में हम, 6। 6 मतलब छी छी करने को भी, जो सर्दी हो जाती है तो हम छी छी छींक आती रहती है, वो छी को भी कहते हैं। अब सर्दी कब हो जाती है 6 पे? जब हम स्वच्छ जल नहीं पीते या स्वच्छ जल नहीं पीते, ठंडे जल से नहा लेते हैं तो सर्दी हो जाती है, तो छी 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 करते रहते हो। तो छी छी मतलब छी छी करते हैं ना, वैसे ही गंदगी में स्वच्छता के लिए छी छी करते हैं। जो अच्छे लोग होते हैं वो गंदा देखकर छी छी करते हैं। तो छी छी मतलब 6 6 6 6 में क्या आ जाएगा याद? स्वच्छता याद आ जाएगा। अब आते हैं 7वें पे। कैसे याद करोगे? देखो 7 हिंदी में कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं 7, स में आ की मात्रा सा और त, 7 वाला स। तो इसमें ये 7 से स और ये स में सस्ता, 7 से क्या हो गया? सस्ता। तो 7 और सस्ता दोनों एक जैसा ट्यूनिंग देते हैं। 7 सस्ता एक जैसा है, बस बीच में यहाँ स घुसाना है, तो 7 से सस्ता याद हो जाएगा। तो क्या सस्ता? सस्ता है, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा याद रह जाएगी। 8, अब देखो हम मनुष्यों को 8 घंटे तो काम करना चाहिए। 8 घंटे क्या करना चाहिए? काम करना चाहिए। 8 घंटे की नींद होनी चाहिए और 8 घंटे का सामाजिक जीवन जीना चाहिए। हमारा 8 8 और 8 का फॉर्मूला सबको याद रहे, मैं ये करता भी हूं। 8 घंटे सोना, 8 घंटे काम करना और 8 घंटे सामाजिक जीवन जीना। अब क्योंकि आप एक स्टूडेंट है तो आपके 8 घंटे पढ़ाई और फिर 8 घंटे पढ़ाई के रिवीजन में चले जाएंगे। 8 घंटे हर स्टूडेंट सोए, 8 घंटे पढ़ाई करे और 8 घंटे रिवीजन करे। रिवीजन माने कोई बहुत रिवीजन नहीं, कॉपी किताब लेकर रिवीजन नहीं करना है। अच्छे से जिंदगी जियो और उसमें ही अपनी लाइफ में इन एमपीपीएससी की चीजों को शामिल कर लो। जैसे ये 17 लक्ष्य में याद करा रहा हूं, तो जब आप 8 घंटे पढ़ाई करें तब इनको याद कर लें, और जब सामाजिक जीवन जिए तो अपने दोस्त को ये सिखा दें, तो ऐसे ही ज्यादा याद रहेगा आपको। तो 8वें नंबर पे हमने जोड़ा 8 घंटे क्या करना चाहिए? आदमी को काम करना चाहिए। तो 8 घंटे कार्य और आर्थिक विकास, उससे आपका हो जाएगा आर्थिक विकास। तो 8 याद हो गए होंगे, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बड़े ही सिंपल है। 1 गरीब, 2 भूखा, 3 अच्छे, 4 पे शिक्षा, 5 पे समानता, क्योंकि पांचों उंगली कैसी होती है? समान नहीं होती, असमान होती, समान नहीं होती। 6 पे 6 6 कर लो तो स्वच्छता हो जाएगी। 7 पे 7 और स से सस्ता। 8 पे 8 घंटे काम और आर्थिक विकास। आगे बढ़ते हैं। यहां से हम एक शब्द निकालते हैं, नो में नवाचार। क्या निकालते हैं? नवाचार। तो देखो नो कैसे लिखते हैं? ऐसा वाला नो और ये वाला नो एक ही तो है, ये वाला लिखो नो, ये वाला लिखो या नो, तो नोवाचार या नवाचार याद रख लो। नो पे नवाचार है। 10, अब 10 बोलते से ही बस की फीलिंग आती है, बस बहुत पढ़ा दिया, बस बस करो। तो 10 और बस, 10 से बस आता है, तो 10 से बस, बस क्या क्या? बस करो, असमानता को बस करो। अब समानता का जमाना आया तो 10 पे आ जाएगा असमानता को खत्म करो। 10 पे बस, बस क्या करो? क्या बस करो? 10 पे बस मैंने असमानता खत्म करो, समानता शुरू करो। 11 कैसे लिखते हैं? पहले 1 लिखते हैं, फिर 1 लिखते हैं, और जब एक जैसा बहुत सारी चीजें लिखी जाती है तो वो चाहता है सतत रूप से एक जैसा लिख देना। तो सतत शहर और समुदाय, तो ये एक शहर है, एक समुदाय है, इनमें सतत रूप से चलता सतत विकास है। तो 11वें पे हो गया शहर और समुदाय में सतत विकास। 12, देखो जब तक मनुष्य की 12 नहीं बजती वो जिम्मेदारी से काम नहीं करता। तो 12 पे क्या याद रखना है? 12 पे याद रखना है जिम्मेदारी। जब तक आपकी 12 नहीं बजी आपने जिम्मेदारी उठाई नहीं।
होता है ना, स्टूडेंट वैसे तो पढ़ाई 4 साल से पीएससी की तैयारी कर रहा है, लेकिन जब तक घर वालों ने हेवी डोज नहीं दिया तब तक वो जिम्मेदारी से पढ़ाई करना शुरू नहीं किया। खैर कुछ अच्छे बच्चे होते हैं वो पता नहीं 19 साल की उम्र में ही जिम्मेदार हो जाते हैं। ठीक है, 13 से याद हो जाए जलवायु। आपने गाना सुना होगा इसमें तेरा घाटा, तो इस जलवायु पे 13 याद रखना है। 13 माने 13 घाटा, किसका घाटा? सबका घाटा। जलवायु का ध्यान नहीं रखोगे तो 13 घाटा मतलब सबका घाटा याद हो जाएगा। हम वैसे भी 13वीं करते हैं ना सबकी, तो वो 13वीं हो जाएगी सबकी अगर जलवायु पे ध्यान नहीं दिया तो 13 पे हो जाएगा जलवायु। अगला आता है 14 में है जल के नीचे जीवन। देखो जो 14 साल का बच्चा होता है ना वो तब तक बच्चे के रूप में जीवन जीता है और उसका जीवन बहुत अच्छा होता है। उसके बाद तो फिर जिम्मेदारियों के तले इंसान काम करने में लग जाता है, तो जीवन थोड़ी ना है उसके बाद। तो 14 साल तक तो खुल के जीवन, उसके बाद जिम्मेदारियों के नीचे जीवन। तो 14 में क्या करना है? 14 साल तक अच्छा जीवन, उसके बाद जिम्मेदारियों के नीचे जीवन। तो जल के नीचे जीवन याद रख लो, जल को मैंने जिम्मेदारी बोल दिया। 15 में भूमि पर जीवन। 15 साल की उम्र में वो जमीन पर टिकना शुरू करता है, क्योंकि 14 साल तक तो पापा के पैसे पर ऐश करता है, हवा में उड़ता रहता है। 15 में वो थोड़ा बड़ा होता है, बच्चे से युवा हो जाता है, किशोर हो जाता है, तो अब वो भूमि पर आता है, जमीन पर टिकता है। तो 15 में जमीन पर जीवन। 16 देखो 16 साल की जो उम्र है वो बड़ी ही खतरनाक उम्र है। इसमें इंसान के अंदर है ना लड़के और लड़की के भाव आते हैं पहली बार, और इसमें अशांति फैल जाती है। तो 16 में हमें रखनी है शांति। क्या रखनी है? शांति याद हो जाएगा। 17 में है खतरा। 17 पे बोलो खतरा। तो खतरा है इसलिए अपने लक्ष्य पर डटे रहो, लक्ष्य के साथ समझौता मत करो, नहीं तो खतरा हो जाएगा। तो 17 याद हो जाएगा आपको। तो ऐसे आपको सारे के सारे सतत विकास लक्ष्य अच्छे से याद कर लेने हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं इस वीडियो को 2-3 बार पॉज करके आप अच्छे से इसको रिपीट करके याद कर लेंगे। अपनी कॉपी में लिख लो, एक बार याद कर लो, गारंटी आप नहीं भूलोगे। अच्छे से इसको याद कर लें। आगे बढ़ते हैं, अब हम इसके मूल बिंदु पर आते हैं। भारत सहित, देखिए एग्जाम में ये क्यों बढ़ाया गया मेरे द्वारा, एग्जामिनर यूं भी पूछ सकता है, जैसे वो संविधान में पूछता है ना 3री अनुसूची में क्या है, तो ऐसे पूछ सकता है कि 17वें लक्ष्य में क्या है, 14वें लक्ष्य में क्या है, 12वें लक्ष्य में क्या है। तो अब आपके दिमाग में घुसा पड़ा है कि 12 नहीं बजेगी तो जिम्मेदारी से काम नहीं करोगे, तो 12 में जिम्मेदारी से काम है ना, तो जिम्मेदारी की बात याद आ जाएगी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हर एक स्टूडेंट को जो पीएससी की तैयारी कर रहा है उसे ये सारे लक्ष्य याद होने चाहिए, रटे हुए होने चाहिए जुबान पर। आगे, भारत सहित 193 देश, कितने देश? 193 देशों ने 9 दिसंबर 2015 को संयुक्त राष्ट्र की 70वीं बैठक में, यह हर एक वर्ड काम का है, 70वीं बैठक में महासभा द्वारा इसे स्वीकार किया गया। क्वेश्चन यहीं से आएगा, 1 जनवरी 2016 तारीख याद कर लो। देखो क्वेश्चन पूछा जाएगा एसडीजे लक्ष्य कब अपनाए गए? 1 जनवरी 2016 से लागू किए गए। कब अपना, कितने देशों ने अपनाए? 193 देशों ने, 193 देशों ने अपनाए। कौन सी बैठक में अपनाए? 70वीं बैठक, 70 बैठक में अपनाए। एसडीजे इंडिया इंडेक्स 3.0 ये इस साल, पिछले साल मतलब 2021 के लिए आया, के अनुसार देश के समग्र एसडीजे में कुल 6 अंकों का सुधार हुआ। ये अभी हम देश की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश पे तो आया ही नहीं है, और हुआ, और स्कोर हमारा 66 रहा। क्या रहा? 66। शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में पहले स्थान पर केरल, दूसरे पर हिमाचल और तीसरे पे तमिलनाडु रहे। तो ये याद रख लेना है, भारत का स्कोर कितना? 66। उसमें पहला राज्य कौन सा? केरल सबसे बेस्ट, दूसरे नंबर पे हिमाचल और तीसरे नंबर पे तमिलनाडु, याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं हम। इसको एसडीजे पढ़ते पढ़ते मैं बीच में एक चीज और बता दूं जिसे हम एमडीजे कहेंगे। एमडीजे क्या है? देखो 2015 से लेकर के 2030 तक तो हमने जो लक्ष्य रखे उनको एसडीजे मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कह दिया। इससे पहले 2000 से लेकर 2015 तक, कब से लेकर? 2000 से लेकर 2015 तक हमने एक और गोल बनाए थे जिनको हमने एमडीजे कहा था। क्या कहा था? एमडीजे। और इनकी संख्या टोटल 8 थी। कितनी थी? 8 थी। तो एमडीजे क्या था? मिलीनियम डेवलपमेंट गोल, सह शताब्दी लक्ष्य। तो एमडीजे 2000 से 2015 तक राष्ट्रीय विकास रणनीतियों को आगे बढ़ाने के लिए सितंबर 2002 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सह शताब्दी लक्ष्य अर्थात एमडीजे को अपनाया गया था। एमडीजे की संख्या कितनी थी? 8 थी, जो 2015 में खत्म हो गया।
भारत का एमडीजे ढांचा यूएनडीपी पर आधारित था, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम पर आधारित था। 2001 में भारत को एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप, क्या होता है एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप, राज्यों में वर्गीकृत किया गया। कौन से एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप? जो सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित देश हैं उनमें हमको शामिल करके इनका लक्ष्य हमारे लिए निर्धारित किया गया था। एमडीजे के बारे में इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन रखने की जरूरत नहीं है, इतने में काम हो जाएगा। आगे बढ़ते, अब हम आते हैं मध्य प्रदेश में सतत विकास की बात करने पर। अब हम जो बात करेंगे वो मध्य प्रदेश में सतत विकास की होगी। नीति आयोग द्वारा 2020-21 में सतत विकास के लक्ष्य के संदर्भ में राज्यों के प्रदर्शन से जुड़ी विश्लेषण रिपोर्ट का तीसरा संस्करण, कौन सा संस्करण? थर्ड संस्करण जारी किया गया। यह रिपोर्ट 17 लक्ष्यों, क्योंकि 17 ही हैं, 17 लक्ष्यों के अनुरूप राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन का आकलन करती है। अब इसमें मध्य प्रदेश की प्रगति किन किन लक्ष्यों में कैसी रही वो हम बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले हमको ये याद रहे कि पूरा ओवरऑल मध्य प्रदेश की स्थिति कैसी है। मध्य प्रदेश 2018-19 से लेकर के 20-21 के मध्य सतत विकास सूचकांक में 10 अंकों की वृद्धि कर चुका है। देखिए आज तक कितनी बार सतत विकास सूचकांक आए? 3 बार। कब आए? 18-19, 19-20 और 20-21। इन 3 सालों में 3 बार सतत विकास सूचकांक जारी किया गया। आखिरी तो 2020-21 का, उसके बाद तो अभी तक सूचकांक आया ही नहीं। अगर आ जाता तो फिर हम वो अपडेट वाला पढ़ते, अभी नहीं आया है इसलिए हमें पुराना जो आखिरी आया है वही पढ़ना है। तो जैसे हम जनगणना में 2011 की जनगणना आज भी पढ़ रहे हैं ना, 2024 में फिर भी 2011 की जनगणना पढ़ रहे हैं, तो ऐसे ही सतत विकास का जो आखिरी रिपोर्ट आया है वो 2020-21 वाला है, तो हमें यही पढ़ना है, इससे अलग कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। 2018-19 में पहली बार जब रिपोर्ट आया तो उसमें मध्य प्रदेश ने 52 नंबर प्राप्त किए थे। 19-20 में हमने 58 नंबर प्राप्त किए और 20-21 में हमको 62 नंबर मिले। इससे ये पता चल रहा है कि पहली बार हमको जो 52 मिले थे, अभी जो 62 मिले हैं उसमें 10 नंबर का अंतर है, अर्थात हम 10 नंबर आगे बढ़ गए हैं। ये याद रख लेना पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट पे आते हैं। एसडीजे इंडेक्स रिपोर्ट 2020-21 नीति आयोग भारत सरकार के अनुसार मध्य प्रदेश देश में 17वें स्थान पर है। यहां याद रखना मध्य प्रदेश का नंबर कौन सा है? 17वां है। अब यहां बहुत सावधानी से पढ़ना, कुछ वीडियो बनाने वाले यूट्यूबर्स ने, कुछ कोचिंग संस्थानों ने यह पढ़ाया हुआ है कि मध्य प्रदेश का स्थान 11वां है। भाई वो बात गलत है। खैर वो पूरी तरह गलत नहीं है, गलत नहीं बोला जाए। कैसे? देखो ये जो रिपोर्ट है उसमें 2 तरीके की जो बातें हैं वो हमें याद रखनी है। इस रिपोर्ट में क्या होता है कि जो पहला राज्य होता है वो केरल आ गया 2020-21 की रिपोर्ट में। दूसरे नंबर पे 2 राज्य एक साथ शामिल कर लिए, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु। तो अगर क्रम संख्या देखी जाए तो ये दोनों एक जगह हो जाएंगे। तीसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश, गोवा और कर्नाटक तीनों एक साथ में आ गए। लेकिन अगर क्रम संख्या देखें तो ये मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश को 62 अंक मिले हैं। तो मध्य प्रदेश जो है वो यूं तो 11वें नंबर पे है, लेकिन ये परीक्षा में पूछेगा नहीं। मध्य प्रदेश इस राज्यों की सूची में, राज्यों की लिस्ट में कौन सा स्थान रखता है? 17वां स्थान रखता है। अगर आप काउंट करेंगे तो देखो क्रम नहीं पूछा जाता एग्जाम में, हमेशा पूछा जाता है राज्यों में स्थान। तो इन राज्यों में मध्य प्रदेश का स्थान जो है वो इस तरीके से होगा 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ये मध्य प्रदेश 17वां। तो आपको ये याद रखना है। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, यहां इतनी देर इसलिए लगा रहा हूं ताकि आपका कंफ्यूजन समाप्त हो सके। आपके दिमाग में अभी भी ये चल रहा होगा कि भैया मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है। तो मध्य प्रदेश का राज्यों की सूची में 17वां स्थान है, ये याद रखना। और 17वां ही परीक्षा में हमें लगाना है। कोई कहे कि नहीं 11वां है, तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि नीति आयोग के सतत विकास सूचकांक में क्रम में कौन सा नंबर है मध्य प्रदेश का, तो हमें 11 आंसर करना है। जबकि ऐसा प्रश्न कभी पूछा नहीं जाता है। पूछा जाता है परीक्षा में राज्यों में कौन सा स्थान है, तो मध्य प्रदेश का 17वां नंबर है, ये याद रखेंगे आप। ये कंफ्यूज नहीं होना। आगे बढ़ते हैं। तो यहां कंफ्यूजन खत्म हो गया। एसडीजे इंडेक्स में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? मध्य प्रदेश का 17वां स्थान है। इसमें बिल्कुल सोचने समझने की, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 17 ही है, यही याद करेंगे। आगे बढ़ते हैं।
मध्य प्रदेश पिछले 3 वर्षों में 8 लक्ष्यों में, पिछले 3 वर्षों में हम 8 लक्ष्यों में सकारात्मक बदलाव किए हैं और बाकी के 8 अगर सकारात्मक हैं तो 9 में हम नकारात्मक बदलाव किए हैं। तो हमारा सकारात्मक बदलाव कितने में आया? पॉजिटिव रिस्पांस 8 लक्ष्यों में और नेगेटिव रिस्पांस कितने में आया? 9 लक्ष्यों में आया। याद रखें, यह लक्ष्य जिनमें पॉजिटिव रिस्पांस आया वो कौन से हैं? 2, 3, 4, 7, 11, 12, 13 और 16। तो ये नंबर याद कर लो, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। निम्न में से कौन से एक लक्ष्य में सकारात्मक बदलाव दिखाई देते हैं? तो 2, 3, 4, 7, 11, 12, 13, 14, सॉरी 11, 12, 16। ये 8 ऐसे लक्ष्य हैं जिनमें हमने पॉजिटिव परिवर्तन किया, बाकी में हम पॉजिटिव परिवर्तन नहीं कर पाए। आगे बढ़ते हैं, तो जिनमें पॉजिटिव परिवर्तन किया वो कौन से हैं? तो अभी मैंने आपको रटवा दिए हैं। 2 पे क्या है? भूखा। तो भूख की स्थिति में सुधार में हमने पॉजिटिव रिस्पांस किया है। ये देखिए आप यहाँ भूखे की स्थिति में हम देखें तो मध्य प्रदेश जो है भूख की समाप्ति के लिए हमने जो प्रयास किए उसमें मध्य प्रदेश जो है 43 नंबर लाया है। पिछली बार हम कितने नंबर लाए थे? आपको याद समझ आ रहा होगा। पिछली बार हम 41 नंबर लाए, फिर उसके बाद 24 ही मिले और अभी 43 मिले। इसका मतलब हमने सुधार किया है। ऐसे ही अच्छा स्वास्थ्य में भी हमने 62 नंबर लाए, जो अच्छा है, जो सुधार को दर्शाता है। तो ऐसे आप इस पेज को अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर के देखें कि हमने क्या सुधार किया है। मध्य प्रदेश में एसडीजी के सारे लक्ष्यों की बात हमें याद रखनी है। अभी मैं एक एक लक्ष्य में भी आपको स्थिति क्लियर करूंगा। तो पहले हर एक स्टूडेंट को ये याद रहे कि मध्य प्रदेश की ओवरऑल स्थिति जो है वो 11 नहीं है, 17 है। मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? 17। 11 मत लगा के आना परीक्षा में। अगर वो स्पेशली आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश का क्रम कौन सा है तो फिर आंसर होगा 11। अगर मध्य प्रदेश का स्थान पूछता है तो आंसर होगा 17। आगे बढ़ते हैं, राज्यों के स्कोर के आधार पर उनकी स्थिति। अब देखो, इस सतत विकास की जो रिपोर्ट है उसमें 4 प्रकार के नंबर्स होते हैं। कौन कौन से? अगर किसी सूचकांक में किसी राज्य को 0 से लेके 49 नंबर मिले हैं तो उसे कहा जाएगा आकांक्षी राज्य। क्या कहा जाएगा? प्रतियोगी या आकांक्षी राज्य। ये याद रख लेना। अगर उसे 50 से लेके 64 नंबर मिले हैं तो उसे कहा जाएगा परफॉर्मर राज्य या प्रदर्शन करने वाला राज्य। अगर उसे 65 से 99 नंबर मिले हैं, 99 तक, तो हम कहेंगे वह है फ्रंट रनर राज्य। क्या है वो? फ्रंट रनर राज्य। और अगर 100 में से 100 नंबर मिल जाए तो हम कहेंगे वो अचीवर है। आपको याद रखना है, एक भी राज्य अचीवर है नहीं हमारे यहाँ, तो अचीवर वाले में तो लोड ही नहीं लेना। फिर हमें याद रखना है कि कहाँ हम आकांक्षी हैं, कहाँ पर हम फ्रंट रनर हैं और कहाँ पर हम परफॉर्मर हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये नंबरिंग आपको याद हो गई। मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? 17वां स्थान है मध्य प्रदेश का, हमें ये याद रख लेना है। बाकी सब राज्यों में पहला नंबर केरल का है, दूसरा हिमाचल का, तीसरा तमिलनाडु का, चौथा आंध्र प्रदेश का। सबसे ज्यादा केरल कितने नंबर लेकर आया? 75% लेकर आया। और हम जानते हैं कि 75 वाले को हम क्या कहते हैं? फ्रंट रनर कहते हैं। इसको क्या 100 में से 100 लाने वाला नहीं कहेंगे, अचीवर नहीं कहेंगे। तो हमारे देश में अचीवर तो कोई भी है ही नहीं। अब हम एक एक लक्ष्य में प्रगति देखते हैं कि पहले लक्ष्य में मध्य प्रदेश ने क्या किया, दूसरे लक्ष्य में मध्य प्रदेश ने क्या किया। और चलो शुरू करते हैं। देखो एसडीजे 1 आपको याद है, गरीबी के बारे में बात करेगा। तो गरीबी की पूर्णतः समाप्ति ये लक्ष्य है। गरीबी के मामले में मध्य प्रदेश देश में 24वें स्थान पर है। अब देखो, कोई यूट्यूबर पढ़ाए कि कोई टीचर आपको बताए कि मध्य प्रदेश 18वें स्थान पर है तो गलत हो जाएगा। मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? 24वां। अगर क्वेश्चन पूछा मध्य प्रदेश का क्रम कौन सा है तो फिर 18वां। लेकिन जबकि एग्जाम में पूछा जाता है स्थान, तो पूरे भारत में मध्य प्रदेश गरीबी के मामले में कौन सा राज्य है? 24वां स्थान रखता है। हमारा स्कोर कौन सा है? 44। और अगर 44 किसी राज्य को स्कोर मिले तो मतलब हम आकांक्षी हैं। तो एसडीजे 1 में हमारा स्थान है आकांक्षी राज्यों की लिस्ट में। याद रह जाएगा। 3 बातें याद रखनी है। गरीबी के मामले में मध्य प्रदेश कौन से स्थान रखता है? 24वां स्थान रखता है। हमारा स्कोर है 44। इसका मतलब हुआ हम आकांक्षी राज्य हैं। देखो फिर से बताऊं, मैंने अभी आपको बताया कि अगर 0 से लेके 49 तक के नंबर किसी राज्य को मिलेंगे तो वो कहलाएगा आकांक्षी। अगर 50 से ज्यादा 64 से कम मिलेंगे तो वो कहलाएगा फ्रंट परफॉर्मर। 65 से ज्यादा लेकिन 99 तक के नंबर मिलेंगे तो फ्रंट रनर। ऐसे ही हमने पहले लक्ष्य में अपना स्थान देखा कि पहला लक्ष्य जो गरीबी को समाप्त करने की बात करता है उसमें मध्य प्रदेश पूरे भारत में 24वें स्थान पर है।
हमारा स्कोर 44 रहा और हम एक आकांक्षी राज्य के रूप में निर्धारित किए गए। सबसे अच्छा राज्य गरीबी खत्म करने में कौन सा रहा? तमिलनाडु। कौन सा रहा? तमिलनाडु। और केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली। तो ये भले ही याद मत रखो, दोनों जरूरी नहीं है। अब हम याद कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश में कितने % लोग गरीब हैं, हमने कौन कौन सी योजना चलाई जिससे इस लक्ष्य में हमने थोड़ा सुधार कर लिया। देखो, मध्य प्रदेश में वर्तमान में 31% लोग गरीब है। कितने हैं? 31% लोग गरीब हैं। भारत में कितने प्रतिशत गरीब हैं? तो भारत में वर्तमान में केवल 23% लोग गरीब हैं, जबकि मध्य प्रदेश में 32% लोग। 31.65 में 32 कह दूं तो 23 को उल्टा करो, 3 पहले लिख दो, 2 बाद में लिखो तो याद हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको आसान करना बता दिया। तो भारत में जहां 23% लोग गरीब है, मध्य प्रदेश में 32% लोग गरीब है। हमने कुछ कार्यक्रम चलाए, उन पर फोकस कर लो। राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना 1995 में चलाई गई थी। संबल योजना 2018 में चलाई गई। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2014 में चलाई गई और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना 2020 में चलाई गई। किसान कल्याण में 6,000 रुपए देते हैं हम 3 किश्तों में मुख्यमंत्री के नाम से, और भारत में जो चलती है प्रधानमंत्री किसान कल्याण है वो अलग है, वो आगे पढ़ेंगे हम। तो हमने ये मध्य प्रदेश की 4 योजनाएं और उनके साल याद कर लें जिनसे गरीबी कम हुई है, ये याद करना है। मूल रूप से फिर से रिपीट कर देता हूं। पहला लक्ष्य है गरीबी को समाप्त करना, उसमें हमारा स्थान है 24वां। पूरे भारत के राज्यों की अगर सूची बनाए तो हम 24वें नंबर पे। हमारा स्कोर आया 44, अर्थात हम एक आकांक्षी राज्य। पूरे भारत में टॉप पे कौन रहा? तमिलनाडु। और केंद्र शासित प्रदेशों में टॉप पे कौन रहा? दिल्ली। मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत लोग गरीब हैं? 32%। कौन कौन सी योजनाएं चलाई जिससे मध्य प्रदेश 24वें तक आ सका, या कौन सी अच्छी योजनाएं जिनका अच्छा काम करके हमने अपनी गरीबी को कम किया है? पहली है राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना 1995, संबल योजना 2018। याद रखना, बल कब आता है बच्चे में? 18 साल का हो जाता है तो बल आ जाता है। संबल कब आई? 18 में। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, अब आदमी को रोजगार, देखो बालक कहलाता है 14 साल तक का, तो 15 में वो बालक नहीं रह जाता, काम करने कर सकता है। होता है ना, बाल श्रमिक प्रतिबंधित 14 साल तक के को बना करते, तो खुद रोजगार कब कर सकता है? 14 में। आगे मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना 2020। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में स्वयं सहायता समूह में अच्छा प्रदर्शन करने वाले शीर्ष राज्यों में एक है, ये याद रखना। स्वयं सहायता समूह में सबसे बेस्ट राज्य मध्य प्रदेश है, जो पहले लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमने किया। स्वयं सहायता समूह की मध्य प्रदेश में संख्या है 3,87,589। मतलब हमारे मध्य प्रदेश में कितने स्वयं सहायता समूह हैं? 3 लाख। और इन 3 लाख में कितने सदस्य जुड़े हुए हैं? 41 लाख लोगों को फायदा होता है स्वयं सहायता समूह से। चलिए दूसरे लक्ष्य पे आते हैं। दूसरा एसडीजे लक्ष्य है भूखमरी की समाप्ति। देखो, हमने दूसरा रट तो रखा है, याद है हमें 2 पे आता है भूखा। भूखा कहता है हमें 2-2-2। भूखमरी के मामले में मध्य प्रदेश देश में 21वां स्थान है। कौन से स्थान पर है? 21वें स्थान पर है, याद रखना। और क्रम में कौन से स्थान पर है? 15। कंफ्यूज नहीं होना, क्रम कभी नहीं पूछा जाता है, तो क्रम भले ही याद मत रखो। तो हमको स्कोर कितना मिला है? 43। और हमें पता है अगर किसी राज्य को 49 से कम मिले तो वो क्या कहलाएगा? आकांक्षी राज्य। तो पहले और दूसरे लक्ष्य दोनों में हम आकांक्षी राज्य हैं। पहले स्थान पर कौन सा है? राज्यों में केरल प्रथम स्थान पर है भूखमरी खत्म करने में, और केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ पहले स्थान पर है। मध्य प्रदेश में भूखमरी का परसेंटेज कितना है? कितने लोग भूखे हैं? तो वर्तमान में मध्य प्रदेश में लोग 30% मध्य प्रदेश के लोग भूखे हैं, जो चिंताजनक स्थिति को दर्शाता है, याद रखना। 30-31%। अब कौन कौन सी योजना है जिनसे हम भूख समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2013, याद रखना। कब आया? ये राष्ट्रीय है, लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश को याद रखो, उसमें हमने अच्छा काम किया है। एकीकृत बाल विकास योजना है 1975 में आई है। देखो, जो आंगनवाड़ियां हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में चलाई जा रही है ना, वो इसी योजना से चलती है। एकीकृत बाल विकास योजना 1975 में आई थी। दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना, हम दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना के 2 वर्जन या दूसरे वर्जन पे चल रहे हैं। दूसरा भी इसका चरण चल रहा है, जो 2021 में शुरू हुआ था। मध्याह्न भोजन योजना 1995 में शुरू हुआ। तो इन कुछ योजनाओं से हम भूख को खत्म करने की या भूखमरी को समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। तीसरा लक्ष्य, एसडीजे का तीसरा लक्ष्य है अच्छा स्वास्थ्य और स्वच्छता। अब देखो,
अच्छे स्वास्थ्य और स्वच्छता में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? 23वां स्थान है। याद रखना हम कौन से नंबर पे? 23वां। क्रम में देखा जाए तो 15वां है। हमारा स्कोर 62 रहा। हमको पता है कि अगर कोई राज्य 50 से ज्यादा और 64 से कम रहे तो उसे हम परफॉर्मर राज्य कहेंगे, ये याद रखना। सबसे बेस्ट राज्य कौन सा है स्वास्थ्य के मामले में? गुजरात। और केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली। याद कैसे रखोगे? सबसे अच्छा स्वास्थ्य भारत में किसका है? मोदी जी का, और मोदी जी हैं गुजरात के, तो याद रह जाएगा। हमारा कौन सा है? 2-3 नंबर पर 23वां स्थान है, ये याद रखने का तरीका है। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य की रैंकिंग कौन सी है? अगर ये स्वास्थ्य ना देखा जाए, स्वच्छता ना देखी जाए, बाहरी स्वास्थ्य देखा जाए तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के हिसाब से भारत में मध्य प्रदेश का 17वां स्थान है। ये मत याद रखना, अभी हम सतत विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन मैंने बीच में बता दिया। कौन कौन सी योजनाएं जो वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए शुरू की है? पहली ई संजीवनी योजना। कब आई ई संजीवनी? 2020 में। आयुष मिशन 2014 में। दस्तक अभियान 2018 में। और आयुष्मान भारत योजना के तहत हमने 3.5 करोड़ जो है कार्ड बना दिए हैं। भारत आयुष्मान योजना में प्रथम स्थान पर है। 2018 में आयुष्मान योजना शुरू की गई थी, जिसको हम मध्य प्रदेश में आयुष्मान भारत निरामयम कहते हैं। आगे बढ़ो। SDG 4 चौथा लक्ष्य क्या है? शिक्षा, क्योंकि 4 किताबें पढ़ लो तो शिक्षा प्राप्त हो जाती है। देखो ये जो लक्ष्य हम याद कर रहे हैं, ये हर एक लक्ष्य का पहले तो नंबर याद करना, मध्य प्रदेश का स्थान याद करना, और फिर मध्य प्रदेश कौन सा राज्य है, परफॉर्मिंग है, अच्छा राज्य है, आकांक्षी है, कौन सा है वो याद करना है। 3 चीजें मूल रूप से याद करना है। ये योजना है तो आपको अलग से भी मैं पढ़ाऊंगा, उसमें हम याद कर लेंगे। फिर से रिपीट कर देता हूं, देखो ये जो मैं पढ़ा रहा हूं, मैंने इकोनॉमिक्स का भी एक भी PDF अवेलेबल नहीं कराया है, लेकिन अब मैं आज या कल मैं आपको अभी तक पढ़ाए हुए सारे जो लेक्चर्स हैं उनका PDF अवेलेबल करा दूंगा टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे। आप उन ग्रुप से जुड़े रहें। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है कि सर आप थोड़ा जल्दी, बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेज आता है कि सर थोड़ा स्पीड बढ़ा लीजिए, जल्दी जल्दी पढ़ा दीजिए। देखिए मैं चाहता हूं आपको क्वालिटी वाला पढ़ाना, और मैं गारंटी दे रहा हूं कि जो स्टूडेंट मेरे साथ जुड़ करके तैयारी कर रहे हैं उनका इस बार प्री 100% कंफर्म निकलेगा। बस मैं जो कह रहा हूं उतनी मेहनत आप करते जाइए, याद करते जाइए। याद करना बहुत जरूरी है। हम जल्दी जल्दी कर लेंगे, स्पीड बढ़ा लेंगे, लेकिन अभी ये जो कंटेंट है ये धीरे धीरे पढ़ने जैसा ही है, इसको धीरे धीरे पढ़ना है। आगे हम एक दिन में 2 वीडियो 3 वीडियो भी बनाने की कोशिश करेंगे। अभी हम MCQ शुरू करने वाले हैं, तो आप सब लोग बने रहें। ये जो हम वीडियो बनाते हैं इनके पीछे हमें बहुत शोध करना पड़ता है, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर ये वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो कमेंट जरूर किया करें, वो हमारे मोटिवेशन के लिए जरूरी है। आइए चौथे लक्ष्य पे चलते हैं। चौथा लक्ष्य है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? 22वां स्थान है। और अगर क्रम से देखें तो 16वां स्थान है। स्कोर कितना है मध्य प्रदेश का? 45। तो 45 अर्थात 50 से कम। 50 से कम वाले राज्य क्या हो जाते हैं? आकांक्षी राज्य कहलाते हैं। सबसे अच्छी शिक्षा किस राज्य की? केरल की। और केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़ की। प्राथमिक कक्षाओं में 1 से 5 तक राष्ट्रीय शैक्षिक उपलब्धि में मध्य प्रदेश देश में 5वां स्थान पर है। ये याद रख लेना, थोड़ा महत्वपूर्ण है। पहली से 5वीं क्लास तक की जो कक्षा है उनमें गुणवत्ता के मामले में हम देश में 5वें स्थान पर हैं, लेकिन ओवरऑल शिक्षा में हम 22वें स्थान पर हैं। आगे बढ़ो। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए हमने कौन कौन सी योजना चला दी भैया? देखो हमने CM राइज स्कूल खोलना शुरू किए। कब शुरू हुई CM राइज स्कूल योजना? 2021 में। एकलव्य विद्यालय खोले, ये कब शुरू हुए? 2012-13 में। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय खोले, ये 2004 में शुरू हुए। उत्कृष्ट विद्यालय खोलना शुरू किए, ये कब शुरू हुई? 2006 में। सर्व शिक्षा अभियान आया 2001 में। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अर्थात NEP, इसको लागू करने वाले 2nd राज्य हम बने, ये 2020 में आई है। शंखनाद योजना कब आई? 1997 में। गांव की बेटी योजना कब आई? 2005 में। तो ऐसी कुछ योजनाओं से मध्य प्रदेश में हमने शिक्षा की स्थिति सुधारने की कोशिश की है, ये भी याद कर लेना। ये योजनाएं बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछी जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। 5वां लक्ष्य। 5वां लक्ष्य लैंगिक समानता। देखो 5वें लक्ष्य में हमारा मध्य प्रदेश का स्थान है 9वां। स्कोर कितना है? 55। हम है परफॉर्मर राज्य। 50 से ज्यादा है ना, 50 से कम होता तो आकांक्षी, 50 से ज्यादा तो परफॉर्मर राज्य। मध्य प्रदेश राज्यों में सबसे बेस्ट राज्य कौन सा माना गया? छत्तीसगढ़ माना गया लैंगिक समानता के मामले में।
और केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान निकोबार। मध्य प्रदेश ने क्या किया लैंगिक समानता को बढ़ाने के लिए? मध्य प्रदेश ने 2007-8 में जेंडर बजट की अवधारणा को प्रस्तुत किया और भारत का पहला राज्य बना जिसने जेंडर बजट पेश करना शुरू किया। क्या होता है, हम जो बजट प्रस्तुत करते हैं ना, उसको महिलाओं के लिए कितना पैसा दिया गया वो बता देना ही जेंडर बजट कहलाता है। लाडली बहना अभी बहुत फेमस रही, कब शुरू हुई? 2023 में, और इससे 1250 रुपये हर महीने महिलाओं को मिलने लगे, तो इससे भी लैंगिक समानता, महिला सशक्त हो गई। मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना कब आई? 2013 में। लाडली लक्ष्मी योजना 2007 में, और स्थानीय निकायों में 50% आरक्षण देने वाले हम राज्य बने। बिहार के बाद हमने 50% आरक्षण दिया, जो पंचायतें होती हैं उनमें महिलाओं के लिए 50% सीट रिजर्व कर दी। तो ऐसे कुछ काम से महिलाओं में सशक्तिकरण आया और इससे हमारे मध्य प्रदेश में लैंगिक समानता आई और हमारा स्थान 9वां हो गया। याद रखना, आगे बढ़े। छठा लक्ष्य है SDG 6 है साफ पानी और स्वच्छता। मध्य प्रदेश का साफ पानी में स्थान है 10वां। कैसे याद रखोगे? मध्य प्रदेश में पानी मिलता है 10 रुपए में, ऐसे याद कर लो, जोड़ना है इन सबको। मैं अब सारी चीजें जोड़ने लगा तो वीडियो लंबा होता है, इसलिए मैं बीच बीच में हिंट देता रहता हूं। हमारा स्कोर है 88 वाले राज्य कहलाते फ्रंट रनर राज्य, तो हम हैं फ्रंट रनर राज्य। सबसे अच्छा पानी कहाँ मिलता है? गोवा में। केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप में, याद रखना लक्षद्वीप में सबसे अच्छा पानी मिलता है। हमने कौन कौन सी योजनाएं चलाई मध्य प्रदेश में? जल जीवन मिशन जो भारत सरकार ने 2019 में चलाया, उसमें अब हमारा 5वां स्थान है। नर्मदा शिप्रा लिंक कर दिया हमने पानी की उपलब्धता के लिए 2014 में। केन बेतवा लिंक किया 2005 में। बलराम ताल योजना आई 2007 में, जो पायलट प्रोजेक्ट, और 2010 में पूरी तरह लागू की गई। तो ऐसी कुछ योजनाएं हमने जल की स्थिति को सुधारने के लिए, स्वच्छ पानी और स्वच्छता को अपनाने के लिए लागू की। आगे अगला लक्ष्य 7वां, तो स से 7 और स से सस्ता, सस्ता और स्वच्छ ऊर्जा, ये हमारा 7वां लक्ष्य है। मध्य प्रदेश देश में ऊर्जा वाले लक्ष्य को हासिल करने में 20वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? 20वें स्थान पर है। हमारा स्कोर है 86 और हम एक फ्रंट रनर राज्य हैं, तो 6 और 7 दोनों में हम फ्रंट रनर बन गए। सबसे अच्छी ऊर्जा कहाँ मिलती है? आंध्र प्रदेश में। हमने कौन सी योजनाएं चलाई जिससे ऊर्जा हमारे यहाँ बढ़ी या लोगों को अच्छे से ऊर्जा उपलब्ध हो पाई? पहली चलाई हमने सौभाग्य योजना 2017 में। सरल बिजली बिल माफी योजना 2023 में। अटल गृह ज्योति योजना 2013 में, और स्मार्ट मीटर योजना 2023 में। इन 4-5 योजनाओं से मध्य प्रदेश के हर एक व्यक्ति को इस अच्छे से ऊर्जा मिलने लगी। अब याद रख लेना साथ में उज्ज्वला योजना। देखो, उज्ज्वला योजना से गैस सिलेंडर बांटे और वो भी ऊर्जा का ही काम करता है। तो उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को लाई गई थी और उसमें मध्य प्रदेश अच्छा परफॉर्म किया। हमने अच्छे से उस पे मध्य प्रदेश के हर एक महिला को गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया। आगे बढ़ते हैं। 8वां लक्ष्य, अच्छा काम एवं आर्थिक विकास। मध्य प्रदेश का इसमें 14वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 14 स्थान है, और हमारा स्कोर है 60। इसका मतलब हम एक परफॉर्मर राज्य हैं। सबसे अच्छा राज्य कौन सा? हिमाचल प्रदेश। हमने क्या क्या कर लिया? SDG इंडिया इंडेक्स 3.0 के अनुसार मनरेगा के तहत रोजगारी की मांग करने वाली व्यक्तियों में आयु के अनुरूप हम 79% लोगों को रोजगार उपलब्ध करा सके। अर्थ समझ नहीं आया होगा, मैं बता देता हूं। जो मनरेगा योजना है उसमें लोग हमसे रोजगार मांगते हैं सरकार से, जो गरीब लोग हैं प्रतिदिन रोजगार मांगते हैं। तो लगभग 79% लोगों को तो उनकी जरूरत के हिसाब से हमने रोजगार उपलब्ध करा दिया मनरेगा से, इसलिए इसमें रैंकिंग हमारी सुधरी। मध्य प्रदेश मनरेगा में अच्छे प्रदर्शन करने वाले राज्यों में इसी कारण से शामिल हुआ, और मनरेगा अच्छे से लागू करने में शामिल हुआ, इसलिए इस इंडेक्स में हमारा सुधार हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला जो इंडेक्स है वो है 9वां, उद्योग और नवाचार बुनियादी ढांचा। इसमें मध्य प्रदेश का स्थान है 20वां स्थान। कौन सा है? 20 नंबर पे है। अच्छा, सबसे अच्छा राज्य गुजरात, क्योंकि आप सब जानते हैं गुजराती से ज्यादा अच्छा व्यापार कोई नहीं करता, तो व्यापार में सबसे अच्छा राज्य गुजरात। हमने कौन कौन सी योजनाएं बनाई जिनसे व्यापार और रोजगार को बढ़ावा मिला? मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 2024 में आई। मुख्यमंत्री कौशल्य योजना 2017। नवाचार नीति लाए हम 2022 में। याद रखना, नवाचार नीति कब आई? 2022 में आई। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना 2021,
और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना 2014। तो ये 5-6 योजनाओं के माध्यम से हमने उद्योग और नवाचार को बढ़ावा देने या रोजगार को बढ़ाने का काम किया, ये भी याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं। एसडीजे इंडेक्स 10, देश के बीच और भीतर समानता को कम करना। मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान? 24वां। क्या है? देश के बीच। तो देखो 2-4 देशों के बीच दूरी को कम कर लो तो 24वां स्थान याद रह जाएगा। हमारा स्कोर है 51 और 50 से ज्यादा हो गया मतलब हम क्या बन गए? परफॉर्मर। अगर 50 या 49, 49 या 48 होता तो हम होते आकांक्षी राज्य। सबसे अच्छा राज्य कौन सा? मेघालय। आगे बढ़ते हैं। 11वां लक्ष्य कौन सा है? 11वां लक्ष्य है टिकाऊ शहरी सामुदायिक विकास। इसमें मध्य प्रदेश का स्थान है 7वां। कौन सा स्थान है? 7वां। और स्कोर है 81, अर्थात हम बन गए एक फ्रंट रनर राज्य। सबसे अच्छा राज्य कौन सा? पंजाब। और आगे बढ़ते हैं। जिम्मेदारी के साथ उपभोग उत्पादन। अब जिम्मेदारी निभाने में हमारा स्थान है 11वां। याद रखना 11वें स्थान पर है जिम्मेदारी निभाने में। स्कोर रहा हमारा 78, अर्थात हम रहे फ्रंट रनर राज्य। सबसे अच्छा राज्य कौन सा? त्रिपुरा। और आगे बढ़ते हैं। 13वां लक्ष्य एसडीजे 13, जलवायु परिवर्तन। बहुत इंपॉर्टेंट है। जलवायु परिवर्तन में मध्य प्रदेश देश में 19वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? 19वें। और स्कोर रहा हमारा 49। और 49 किसे मिलता है? आकांक्षी राज्यों को मिलता है, या 49 वाले राज्य आकांक्षी राज्य कहलाते हैं। मध्य प्रदेश ने कौन कौन से काम किए जिससे जलवायु में सुधार हुआ? अंकुर अभियान चलाया हमने 2024 में। याद रखना है एग्जाम में आने जैसी चीज है अंकुर अभियान। जलवायु परिवर्तन पर ज्ञान पोर्टल शुरू कर दिया। सांची को सोलर सिटी बना दिया। ओमकारेश्वर में फ्लोटिंग पावर प्लांट बना दिया। ऐसे हमने बहुत सारे सुधार किए जिससे हमारा स्कोर सुधरा है। हमारा स्कोर 19 हो गया, नहीं तो हम लास्ट राज्य हुआ करते थे। और आगे बढ़ते हैं। अगला स्कोर है 14, पानी में जीवन। अब देखो ये केवल उन्हीं राज्यों पर लागू होता है। 14वां लक्ष्य जो तटीय राज्य है, भारत के नक्शे में ये जो तट वाले राज्य हैं उन पर लागू होता है जल में जीवन, हमारे पर लागू ही नहीं होता। तो यह मापदंड केवल तटीय राज्यों के लिए लागू होता है। और इनमें सबसे अच्छा प्रदर्शन किया उड़ीसा ने। तो मध्य प्रदेश का प्रदर्शन तो इसमें क्या रहेगा? 0, क्योंकि हम शामिल ही नहीं है इस लक्ष्य में। आगे बढ़ते हैं। भूमि पर जीवन। भूमि पर जीवन इस मामले में मध्य प्रदेश देश में 2nd स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? 2nd स्थान पर है। याद रखना भूमि पर जीवन में हम 2nd स्थान पर हैं। हमारा स्कोर 84 रहा और हम एक फ्रंट रनर राज्य बने। क्या रहे? फ्रंट रनर राज्य। अरुणाचल प्रदेश प्रथम है, दूसरे मध्य प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, ऐसे 2 राज्य याद रख लो। एसडीजे लक्ष्य 15 के डाटा एकत्रीकरण की समस्या रही और भौगोलिक संकेतक में वनीकरण के मामले मध्य प्रदेश का स्कोर 0 ऐड किया गया, क्योंकि इस रिपोर्ट में हमारा डाटा जो है वो वास्तविक रूप में अवेलेबल ही नहीं हो पाया, इसलिए और हमारी जो स्थिति है थोड़ी सेकेंड रही, नहीं तो हम और अच्छा प्रदर्शन कर पाते। लेकिन मध्य प्रदेश जो है वो ऑफर एक्सटेंशन योजनाओं को लागू करने में प्रथम स्थान पर है, ये याद रख लेना। और ये याद नहीं भी रखो तो केवल ओवरऑल याद रखो कि 15वें लक्ष्य को प्राप्त करने में हमारा अच्छा स्थान है, 2nd है हम पूरे भारत में। आगे बढ़ते हैं। 16वां लक्ष्य शांति, न्याय और सशक्त संस्थाएं। इस मामले में मध्य प्रदेश 24वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? 24वें स्थान पर है। हमारा स्कोर है 66 वाले राज्य कहलाते हैं फ्रंट रनर। तो राज्यों में सबसे बेस्ट हुआ उत्तराखंड, हम हुए 24वें राज्य, याद रख लेना। अगला लक्ष्य है 17वां। इस लक्ष्य को इंडेक्स में शामिल नहीं किया गया क्योंकि बहुत सारे राज्यों ने इससे रिलेटेड आंकड़े ही उपलब्ध नहीं कराए। तो 17 के डाटा जो है वो इस बार बहुत सारे राज्यों ने उपलब्ध नहीं कराए। इस कारण से भारत की जो नीति आयोग है उसने 17वें लक्ष्य में रैंकिंग ही किसी राज्य को नहीं दी, ये शून्य मान लिया गया। इस प्रकार हमने 17 के 17 लक्ष्य याद कर लेने, उनमें मध्य प्रदेश की स्थिति याद कर लेनी है। देखो भटकना नहीं है। हो सकता है बहुत सारे यूट्यूब पे जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो कुछ गलत चीजें भी पढ़ा रहे हैं। मैंने देखा कि कुछ मतलब फालतू की चीजें वो पढ़ा देते हैं। एसडीजे हमें क्या दिया है, पहले हमें यह समझना होता है कि क्या टॉपिक में पूछा जा रहा है और हमें उसी के अनुरूप हमारी पढ़ाई करनी है।
आप सब लोग अच्छे से इस डाटा को याद कर लें। मैं कोशिश करता हूं कि 100% एक्यूरेसी अपने सब्जेक्ट में या अपने टॉपिक में रखूं। मेरा 100% प्रयास है कि मैं 100% एक्यूरेसी रखूं। आप सब इसको इस पर विश्वास करके याद रखें, मेरे साथ पढ़ाई करते रहें। इस बार 28 अप्रैल को आप सब फतेह होंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं, भगवान से ऐसी कामना करता हूं। आप सब लोग भी भगवान की पूजा पाठ करते रहें, भगवान से अच्छा करने की आशा करते रहें। आप सबके साथ जो भी होगा वो सब अच्छा ही होगा, ये सबको याद कर लेना है। ये वीडियो देखने के बाद अगर आप अच्छा महसूस करते हैं, आपको फील होता है कि ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, तो कमेंट जरूर करें। सब लोग इसे शेयर करना ना भूलें। हमें याद रखना है कि हमारा उद्देश्य निःशुल्क शिक्षा है, जो हर एक स्टूडेंट तक पहुंचनी चाहिए, सब पे इसका अधिकार है। इस वीडियो को समाप्त करते हैं, अगला वीडियो जल्दी ही अपलोड करूंगा। मैं अब जल्दी करने की कोशिश करूंगा। इस संडे तक इस यूनिट को खत्म करने का वादा किया था, मैं उसे 100% पूरा करने की कोशिश करूंगा। आज के इस वीडियो के लिए सभी को धन्यवाद।